अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के आगाज़ में इकॉनमी के हवाले से एक दो नंबर्स हैं जिन पे मैं बात करना चाहूँगा, फिर आते हैं अपने पॉलिटिकल टॉपिक्स की तरफ। इंटरबैंक में आज डॉलर 288 रुपये 75 पैसे पे है और इंटरनेशनल मार्केट में जो फ्यूल की प्राइसेस हैं क्रूड की, वो 96 डॉलर के करीब जा चुकी हैं। तो एक तरफ पाकिस्तान के लिए एक खुशाइंद बात है कि आपका रुपया थोड़ा सा संभलना शुरू हुआ है, लेकिन इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस की वजह से जो इंपोर्ट बिल पे दबाव आएगा और फिर हमें कीमतें भी ट्रांसफ़र करनी पड़ती हैं, वो चीज़ें मैनेजेबल नहीं है पाकिस्तान के लिए। तो दो काम बैक वक्त करने की बहुत ज़रूरत है। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की वजह से ये जो रुपये की रिकवरी है, इंतज़ामी मामलात की वजह से एक अचानक पाकिस्तान में डॉलरों की बारिश होनी नहीं शुरू हुई, लेकिन जो स्पेकुलेशन की वजह से लोग डॉलर ख़रीद रहे थे और कुछ स्मगलिंग के ऊपर हाथ डाला गया, सिर्फ दो के खौफ की वजह से ये चीज़ रुकी है। तो रुपया असूली तौर पर 250 के करीब जाना चाहिए। जितना जल्दी जाएगा उतना कीमतों के ऊपर दबाव कम होगा। दूसरी तरफ एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आपका 70-75 डॉलर की बजाय 96 या 100 डॉलर के ऊपर आपको क्रूड मिल रहा हो, तो पाकिस्तान के लिए ये चीज़ अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल है। इंपोर्ट का बिल इतना ऊपर चला जाता है और फिर जब आप पर लीटर प्राइस में इजाफा करते हैं तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इन्फ्लेशनरी कॉस्ट, फूड आइटम्स के ऊपर हर पाकिस्तानी के लिए वो तकलीफ़ का सबब बन जाता है। तो हमें एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स जो हैं, दुकानें जल्दी खोलनी है, जल्दी बंद करनी है, स्कूल जल्दी शुरू करने हैं, जल्दी बंद करने हैं, सरकारी दफातर की शिफ्ट्स का क्या करना है, हर एक चीज़ के ऊपर एक एक स्टेप के ऊपर गौर करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये मामला अगर खुला छोड़ेंगे तो वो मिस्टेक्स जो हम पहले कर चुके हैं वो दोबारा दोहराई जाएंगी। करंट अकाउंट डेफिसिट अभी मैनेजेबल है, आपने $1 अरब के नीचे है अभी, लेकिन अगर आप इसको छोड़ेंगे तो दोबारा अगर 8-10 अरब डॉलर हो जाता है तो हमारे पास 8-10 अरब डॉलर फाइनेंस करने के लिए नहीं है। तो हमारे जो भी ऊपर बैठे डिसीजन मेकर्स हैं, उनको इन नंबर्स को सामने रख के फैसले करने चाहिए। इलेक्शन, अपने सियासी मौज़ूआत की तरफ आते हैं। इलेक्शन कमीशन ने आज हल्का बंदियों की तफसील जारी कर दी है। तो जो फर्स्ट स्टेप है जिससे यकीन दहानी या निशानदही होगी कि इलेक्शन का अमल आगे बढ़ेगा, जनवरी के आखिर में हो या फरवरी में हो, वो पहला स्टेप आज हो गया। इसके ऊपर इतराज़ात आएंगे, फिर 30 नवंबर तक ये प्रोसेस पूरा होना है। तो वी होप के इलेक्शन जो हैं एंड जनवरी नहीं तो फरवरी तक यकीनन होंगे पाकिस्तान में, वो बेयकीनी का ख़ात्मा होगा। लेकिन सबसे जो पॉपुलर इस वक्त कहा जाता है कि इमरान खान है सियासी लीडर्स के अंदर, उसका अपना सियासी मुस्तकबिल अभी तक वाज़ेह नहीं है। वो इलेक्शन का हिस्सा होंगे, जेल में होंगे, तहरीक-ए-इंसाफ इलेक्शन का हिस्सा होगी, या उसके साथ क्या होगा, क्योंकि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के इंटरव्यू के बाद ये सवाल दोबारा से सारे उठाने लगे हैं। वैसे तो 9 मई के बाद ही ये सवाल बार बार उठाया जाता है कि जो कुछ पिछले इंतखाबात में 2018 के इंतखाबात में जो कुछ नवाज़ शरीफ के साथ हुआ था, जेल में भी था नवाज़ शरीफ और नाहल भी था नवाज़ शरीफ, वही कुछ इस दफ़ा इमरान खान के साथ होगा। तो आज जो हमारे साथ मेहमान शख्सियात हैं उनसे इसी करेंगे। जो स्टूडियोज़ में हमारे पास तशरीफ़ फरमाएँ, इमरान शफीक साहब मारूफ माहिर कानून है, नईम पंजोथा साहब हैं, वकील हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, इसके अलावा मोहम्मद ज़ुबैर साहब रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। सबको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। ज़ुबैर साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। नवाज़ शरीफ की वापसी के ऊपर गिरफ़्तारी और दूसरा उनकी नाअहली, ये दो बड़ी तलवारें हैं जिसके सबब शायद अभी बेयकीनी ख़त्म नहीं हो रही। कभी शहबाज शरीफ लंदन जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं, फिर तलब किए जा रहे हैं। और दूसरा आपका बयानिया था आर्मी चीफ के मतलब, जिससे फ़ौरी तौर पर 10 कदम आपको भाग के पीछे जाना पड़ा अगर एक कदम आगे उठाया था। क्या बनेगा आपका? बनेगा तो अच्छा ही होगा मेरा ख्याल है। बात बड़ी सिंपल सी है। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और उसमें जो कानूनी मराहिल हैं वो उससे पहले पूरे किए जाएंगे। ज़ाहिर है कानूनी टीम है जो कि मियां नवाज शरीफ को एडवाइस कर रही है और दूसरी लीडरशिप को एडवाइस कर रही है, और उन्होंने पूरा जो लाए अमल है वो तय किया है। ज़ाहिर है पाकिस्तान की कोई कानून की ख़िलाफ़ वर्जी करके तो वो आएंगे नहीं, वो पूरा उस हवाले से आएंगे। ये हमारा राइट है कि हम अप्रोच करें कोर्ट्स को, और उसमें जो भी हमारे बेनिफिट में चीज़ें निकलती हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कोर्ट्स, वो हम ज़रूर उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे और फिर इंश्योर करेंगे कि मियां नवाज शरीफ जब आएँ तो ही कम्स बैक एज अ फ्री मैन, और वट एवर जो उन्होंने फेस करना होगा वो उसके हिसाब से फेस करेंगे। सो वो उसमें आप सर फ्री मैन के तौर पर वापस आना आपकी ख्वाहिश है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ उससे उलट है। जी, हमारी ख्वाहिश जो एक चैलेंज है नवाज शरीफ के लिए कि वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल केस था, लेकिन इस वक्त वो सज़ा याफ्ता हैं और सज़ा याफ्ता हैं और इलाज की गर्ज से गए थे और 4 साल से वापस नहीं आए। और पाकिस्तान की अदालती तारीख के अंदर ऐसी कोई नज़ीर मौजूद नहीं है कि कोई सज़ा याफ्ता शख्स आए तो उसको एज ए फ्री मैन ट्रीट किया जाए। देयर इज़ नो सच लॉ, ऐसी मिसाल ही नहीं है अदालती तारीख में आज तक। तो एक अनयूजुअल सिचुएशन है। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आई थिंक इट इज़ टू मच।
वो देखते ना अभी आइंदा मेरा ख्याल है कुछ 24-25 दिन रह गए हैं, बल्कि उससे भी कम उनके आने में। तो उनके आने से हफ्ता 10 दिन पहले आप एक मूवमेंट ज़रूर देखेंगे कोर्ट्स के हवाले से, हमारे लॉयर्स के हवाले से। तो जो भी बेस्ट लीगल आउटकम होगा जो मियां नवाज शरीफ के लिए, उनकी पार्टी के सपोर्टर्स के लिए और पाकिस्तान के लिए, वही अडॉप्ट किया जाएगा और उसी पर ही अमल किया जाएगा। अच्छा, दो हमारे ख्वाहिश तो हमारी आपने कहा सही है, ख्वाहिश तो यही है कि जी वो जी सर आपकी तो ख्वाहिश ये है कि आती वज़ीर आज़म बन जाए, हालांकि अभी वो नायल है, वो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी मौजूद है। मैं आता हूँ उसकी तरफ। बनना तो वज़ीर आज़म ही चाहिए कि जहाँ से ज्यादती शुरू, जहाँ से टूटा था सिलसिला वहीं से शुरू वज़ीर किया आज़म जाए। से उनको गलत तरीके से हटाया था। होना तो यही चाहिए, होना तो यही चाहिए कि उनको बुला के नईम पंजोथा से भी पूछ लें, फिर इमरान शफीक से बात करते हैं। नईम पंजोथा साहब, आप बताइएगा, पहले नवाज शरीफ की वापसी एज ए फ्री मैन होगी या आएंगे तो सीधा गिरफ्तारी होगी? लॉ क्या कहता है? क्या अदालती नज़ीर ऐसी है कि किसी सजा याफ्ता शख्स को प्रोटेक्टिव बेल के ऊपर या किसी और सूरत में पहले ही रिहाई दे दी जाए? देखिए, बड़ी मज़ाक़ ख़ेज़ बात है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने शो में टाइम दिया। पहली बात तो मैं गुजारिश करता जाऊँ कि नवाज़ शरीफ साहब को जो है वो सज़ा हुई और वो जेल में थे और वो लीव लेके गए, जैसे आपने फरमाया 4 हफ़्तों की, और वापस नहीं आए। अदालती इश्तिहारी हैं, अगर उन्होंने वापस आना है तो सीधा जेल जाना है। प्रोटेक्टिव बेल, वापस आएंगे तो सीधा जेल जाएंगे जी, ये तय है। देखें, कोई ऐसी अदालती नज़ीर है कि ऐसे केस में किसी को प्रोटेक्टिव बेल दी गई? जी, ऐसे केस में कभी जो है मुझे नहीं पता कि कोई ऐसी नज़ीर। इमरान साहब से पूछना है, इसलिए आप अपनी सियासी राय दे रहे हैं, ये ज़हन में रखिएगा। देखिए, मेरी बात गुजारिश सुन लें। अगर किसी बंदे के ऊपर मुकदमा दर्ज हो और उसने मुतलका कोर्ट तक रजू करना हो तो हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल ली जाती है कि मैंने उस कोर्ट तक रसाई, अगर मुकदमा दर्ज हो, लेकिन अगर सज़ा हो चुकी हो, और अगर सज़ा हुई है और वो जेल के अंदर है, तो जेल से अगर वो बाहर गया है मेडिकल पे तो वापस आएगा तो जेल में आएगा। उसको प्रोटेक्टिव बेल तब मिलती है कि उसने एक्सेस हासिल करनी हो, फिर देखा जाएगा कि उसकी बेल कन्फर्म होती है नहीं होती। इस वक्त जो सज़ा है उनकी इनफील्ड है। पहले देखना होगा कि जो 426 की एप्लीकेशन उन्होंने देनी है हाई कोर्ट में प्रोटेक्टिव बेल की, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की जी, वो अभी फाइल नहीं हुई है। उसमें वो फाइल होगी, वो सज़ा सस्पेंड होगी, तब उनकी बेल होगी। बेल उनको नहीं मिल सकती जब उनकी बेल हुई नहीं है, तो फिर प्रोटेक्टिव बेल कैसे मिल सकती है जब वो सज़ा के अंदर है? ज़बरदस्त है। दूसरे नंबर पर जी, जो आपने ये बात की कि इलेक्शन के हवाले से, नहीं अभी नहीं, उस पर पहले ये वाला इशू डिस्कस कर लें। इमरान साहब, ये जो 426 है, मुझे तो ये समझ नहीं आता, लेकिन इन्होंने सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की बात की है, लेकिन एक शख्स जो पाकिस्तान है ही नहीं, एब्सकॉन्डर के तौर पर इस वक्त ट्रीट किए जाएंगे। हालांकि वो कंट्रोवर्शियल जजमेंट है, लेकिन इस वक्त वो सज़ा याफ्ता मुजरिम के तौर पर है, मुलजिम ही नहीं, मुजरिम के तौर पर उनको कंसिडर किया जाएगा। तो वापसी पे क्या प्रोटेक्टिव बेल होगी? असूली तौर पर क्या तरीक़ाकार होगा? जेल जाएंगे? एक हमें सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि एक तरीका दरमियानी ये हो सकता है कि वो आएँ तो सीधा अस्पताल चले जाएँ, क्योंकि बीमार हैं, तो अस्पताल के अंदर रहते हुए अदालत को दरख्वास्त करें, वो उनके लिए सब जेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तो वहीं से दरख्वास्त करें अदालत को और अदालत उनका अपील लगा के केस सुन ले तो मामला उनका आगे चल जाए। आप बताइए, क्या ये तरीकाकार पॉसिबल है कि अस्पताल रहते हुए ये तरीकाकार अपनाएं? वो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मियाँ साहब जब पाकिस्तान से बाहर गए थे, इनकी एब्सकॉन्डर जो आप कहते हैं, इस पर ज़रा एक दूसरी ज़ावियत से ज़रा नज़र डालिएगा। जब पहली दफ़ा उनको सज़ा हुई थी तो वो पाकिस्तान से बाहर थे और वो सज़ा काटने के लिए पाकिस्तान आए थे। दूसरी दफ़ा उनको जब सज़ा हुई तो उन्होंने सज़ा के बाद वो जेल में चले गए और जेल में जाने के बाद उनकी अदालत ने सस्पेंड की सज़ा। लेकिन जिस वक्त वो सस्पेंड की उस वक्त कानून था हार्डशिप, एक्सट्रीम हार्डशिप का केस होगा जिसमें बीमारी में आपकी जान निकल रही होगी तो तब भी आपको बेल मिलेगी। नैब की तरमीम नहीं हुई थी। आपको याद होगा खोसा साहब के 5 रुकनी बेंच ने जजमेंट दे दी थी, एक तारिक केस था, उसमें उन्होंने कहा था ये नैब के केसों में कौन सी ज़मानत होती है। उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ की बेल अभी पेंडिंग थी, सस्पेंशन। एक केस में बेल होगी थी, अतर मिन्ना साहब ने ले ली थी, दूसरे में पेंडिंग थी। उस दौरान ये फैसला आ गया और उनके रास्ते वो बंद हो गए। फिर एक्सट्रीम हार्डशिप प्लेटलेट्स का इशू आया और जिसकी वजह से वो बाहर जाने की उन्हें इजाज़त मिली। वहाँ उनकी वो ज़मानत सस्पेंड हो गई। सस्पेंड होने के बाद जब वो वहाँ गए, वहाँ से वो वापस नहीं आए। अब उनका स्टेटस एब्सकॉन्डर का तो है, लेकिन उनकी जो ज़मानत 400 जो उनकी ज़मानत सज़ा जो है जो मुअत्तल हुई थी, वो ऑर्डर क्या इंटैक्ट है या नहीं, ये एक अलग मैटर है। ये भी अदालत ने देखना है। लेकिन वो पाकिस्तान जब आना चाहते हैं तो एक इश्तिहारी को, बहुत से इश्तिहारी हैं और उनको अगर कोई एब्सकॉन्डर है
और वो पाकिस्तान आने से पहले अगर अदालत को कहता है कि मैं कोर्ट में जाना चाहता हूँ और कोर्ट के सामने सरेंडर करना चाहता हूँ, सरेंडर करने के बाद मैं अदालत की रहमो करम पर हूँगा, तो पाकिस्तान का कानून उसको ये रोकता नहीं है। नहीं सर, कि एक रुकिएगा, एक एक शख्स एब्सकॉन्डर हो लेकिन अभी मुजरिम साबित ना हो, सजा याफ्ता ना हो, उस पर इल्ज़ाम हो। उसकी मिसाल है डार साहब के ऊपर इल्ज़ाम थे, उन्होंने कहा एब्सकॉन्डर है, लेकिन वो सजा याफ्ता नहीं थे। बिल्कुल ठीक है, उनको सजा नहीं थी, कन्विक्शन नहीं थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि उन्हें कन्विक्शन नहीं हुई थी, लेकिन इशू ये है कि इस मिसाल दे दें, इस बैकग्राउंड हमारी तारीख में 75 सालों में एक मिसाल दे दें, सजा याफ्ता शख्स को सस्पेंड नहीं हुई। सजा जो है ना वो कोर्ट की इजाजत से गए हैं, वो इश्तिहारी है जो कोर्ट से बेल लेकर। क्या ऐसा कोई सजा याफ्ता शख्स है हमारी 75 साल की तारीख में जिसको प्रोटेक्टिव बेल? वैसे ये प्रोटेक्टिव बेल जो बाहर से आने वाला जो सीन है ना, ये नासिरुल मुल्क साहब की पहली जजमेंट आई है 2017-18 की है। उससे नासिरुल मुल्क साहब जब चीफ जस्टिस से गालिबन उस दौरान आई थी, और उसकी बुनियाद पर फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो शुरू किया कि बाहर आप बैठे हैं, अभी पाकिस्तान नहीं आए, अभी आपने लैंड नहीं किया, आप कोर्ट में आना चाहते हैं और कोर्ट के सामने रूबरू पेश होना चाहते हैं। सर ये दो मुख्तलिफ हैसियतें हैं, एक वो एब्सकॉन्डर है जिस पे इल्ज़ाम है, और एक वो एब्सकॉन्डर है जो ऑलरेडी जिस पे सजा हो चुकी है। नवाज शरीफ के ऊपर सजा हो चुकी है। जी आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन सजा होने के बाद उसके एनी प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट तो देखें नहीं, अब नहीं ये लेकिन पूरी अदालती तारीख में नहीं है। नहीं मलिक साहब, प्रेसिडेंट बनते हैं, कानून इसी तरह डेवलप होता है। कानून के बारे में आप चाहते हैं कि नवाज शरीफ के केस में एक नया कानून बने? नहीं, मैं नहीं चाहता, नई मिसाल बने, मैं नहीं चाहता, लेकिन कानून में एक बंदा अगर वो कोर्ट में अगर ये इस बात पर आता है, देखें ये ऑप्शन है उसके पास, वो कोर्ट के सामने ये कहता है कि मैं आपके सामने सरेंडर करना चाहता हूँ अदालत के सामने। वो तो बाई लॉ वैसे ही करना है, अदालत जेल जाना है क्योंकि सजा हुई है, तो मेहरबानी थोड़ी करनी है अदालत में। नहीं तो अदालत में जेल जाने के लिए अदालत में जब वो सरेंडर कर देगा तो अदालत क्या उसे जेल नहीं भेज सकती? तो अदालत तो वैसे जेल तो वैसे ही जाना है, सजा हुई है। सर इमरान साहब क्या कर रहे हैं? ये बंदा वो नहीं है जिस पे इल्जाम है अभी, ये वो है जिन पे सजा हो चुकी है। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ कि उनको सजा है। सस्पेंड कौन सी जजमेंट हुई है? अच्छा ये पहले मैंने एक अगली बात भी देखिएगा, सस्पेंड कौन सी जजमेंट? मियां साहब के रास्ते में एक और बात भी, उनकी सस्पेंड कौन सी जजमेंट हुई है? उनका 426 के तहत उन्होंने दरखास्त दायर की। 426 की अभी तक तो नहीं, 426 का कानून तो बाद में एप्लीकेबल हुआ नैब में, अभी तरमीम के बाद। अभी 426 जब मियां साहब गए थे उस वक्त 199 के तहत आर्टिकल रिट पिटीशन उनकी फाइल हुई थी, उस पर गए थे। कौन सी सजा उनकी सस्पेंड हुई है? सस्पेंड तो उनकी दोनों हुई हैं। एक सस्पेंड में, एक सस्पेंशन में तो उनको प्रॉब्लम ही नहीं है। जो एवन फील्ड केस था वो तो मेरिट पर उनके सस्पेंड हुई थी। नईम साहब ये सही बता रहे हैं? हाँ देखिए बात ये है कि एवन फील्ड में नईम साहब जिस केस में वो उनको सजा हुई है ना अजीज, और इस वक्त जो है वो सजा इन फील्ड है, सजा खत्म। किस केस में सजा हुई है? ये इनको पता होगा। हाँ तो मैं बता रहा हूँ, पता होगा। अब मैं बता रहा हूँ, मुझे पता है। एवन फील्ड केस में उनकी सजा सस्पेंड हुई थी, अतर मिल्ला साहब ने और मियां गुल हसन साहब ने उसकी बेल मेरिट पर, जिसमें उन्होंने कहा था हुकूमत गारंटी दे कि वो 2 दिन जिंदा रहेंगे। हाँ है ना। और दूसरा केस साहब की वो भी एक तारीखी किस्म की ऑब्जर्वेशन है। दूसरा केस है जिसमें उनको 7 साल सजा, अजीजिया वाला केस है। अजीजिया वाले केस में जुबैर साहब बीमारी की बुनियाद पर गए हैं। जुबैर साहब ये कहानी अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, ये एक हिस्सा है। दूसरा नवाज शरीफ के लिए चैलेंज ये है कि एक सुप्रीम कोर्ट का बेंच था जिसने ये फैसला दिया हुआ है कि 62(1)(f) के तहत नाहली लाइफ टाइम, इट्स नॉट फॉर 5 ईयर्स। तो जब सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच ये फैसला कर दे तो आपका बनाया हुआ कौमी असम्बली का कानून उसको सुपरसीड नहीं करता। बुनियादी तौर पर आपको दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है कि आप दोबारा आइन की वजाहत कर दें, या अब हमारा कानून बन चुका है, पहले कानून नहीं था, तो दोबारा सवाबदीद सुप्रीम कोर्ट की है। नवाज शरीफ अभी इलेक्शन नहीं कॉन्टेस्ट कर सकते, आप उनको प्राइम मिनिस्टर कंसिडर कर रहे हैं। वो आपकी बात सही है, लेकिन वो इमीडिएट इशू नहीं है। उनके अराइवल के सिलसिले में कोई इशू नहीं है कि जी वो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन जो है कोर्ट की अब इंटरप्रिटेशन क्या होगी जो फाइज ईसा साहब हैं, क्योंकि ये भी तो एक बड़ा एक अहम तब्दीली भी तो हो चुकी है ना। सो पुराने वाला बंदियाल साहब का कोर्ट कैसे देख रहा था और ये कोर्ट कैसे देखेगा फाइज ईसा। तो इसमें कोई हमें जल्दबाजी उस तरह से नहीं है कि जी वो तो अभी इलेक्शन तो काफ़ी दूर है, उनके आने के बाद ये अपील फ़ाइल की जा सकती है और उसको उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से क्लैरिटी मेरा ख्याल है कोर्ट दे देगा। इसमें तो मेरा ख्याल है कोई अभाव नहीं है हमें कि जी वो लाइफ टाइम की जो थी वो एक बिल्कुल गलत और एक अजीब किस्म का एक मेरा ख्याल है क्या पीएमएलएन इस हवाले से कोई सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का इरादा रखती है कि दरखास्त दायर की जाए कि जो लाइफ टाइम वाली आपने कंडीशन आयद की थी उस जजमेंट के अंदर, अब कौमी असम्बली के कानून के बाद गुंजाइश नहीं है तो आप इसको काइंडली रिव्यू करिए। पीएमएलएन इसके ऊपर दरखास्त दायर करेगी? जी 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 देखिए, पीएमएलएन का जो सेंट्रल फोकल पॉइंट है ना, सेंट्रल फोकल पॉइंट वो ये है कि मियां नवाज शरीफ आए, अहल हों
और कैंपेन लीड करें और चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने। नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट। सो मियां नवाज शरीफ अहल के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करना पड़ेगा। क्या दरखास्त दायर कर रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट में? नहीं करना पड़ेगा। मैं कब कह रहा हूँ नहीं करना पड़ेगा, करें। जो भी कानूनी तकाजे हैं वो पूरे किए जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के जो अवाम हैं और ख़ास तौर पर PMLN के जो सपोर्टर्स हैं, करोड़ों सपोर्टर्स हैं, उनके लिए एक अनफिनिश्ड एजेंडा है जिसकी तकमील होनी है, और वो है मियां नवाज शरीफ के साथ जो 3 दफ़ा ज़्यादती हुई है उसको ठीक किया जाए। कि जी हर दफ़ा वो बनते हैं फिर उनको निकाल दिया जाता है, कभी एक बहाने से, कभी दूसरे बहाने से, कभी तीसरे बहाने से। तो हमारे लिए एक ये फंडामेंटल चीज़ है कि मियां नवाज शरीफ आएँ, उनके ऊपर ये तमाम तलवार जो लटकी हुई है ये निकले और वो इलेक्शन लड़ें या लीड करें PMLN को, चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने और 5 साल मुकम्मल करें ताकि वो अपना जो भी एजेंडा देना चाहेंगे पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए उसकी तकमील कर सकें। ज़ुबैर साहब, लेकिन इमरान खान के मुतल्लिक़ आपकी क्या राय है? इमरान खान इस दफ़ा आप जेल में ही होंगे या उनको भी आज़ादी होनी चाहिए, जाएँ इलेक्शन लड़ें? आज़ादी मतलब मैं तो नहीं डिसाइड कर सकता, जो कानून कहता है उसके तहत उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं या कन्विक्शन होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता। एज अ पॉलिटिकल पर्सन मेरा ख्याल है पॉलिटिकल लीडर्स को सबको मौका मिलना चाहिए पॉलिटिक्स करने का, जिसमें इलेक्शंस ज़ाहिर है शामिल है। लेकिन अगर कानून, अगर कोर्ट्स फैसला करती हैं कि जी वो एलिजिबल नहीं है इमरान खान साहब, तो बैड लक फॉर हिम एंड हिज पार्टी, तो हम तो कुछ नहीं बीच में कर सकते। अगेन पॉइंट ये है कि आपकी दिली ख्वाहिश तो यही लगती है कि वो इमरान जेल में भी हो और नाहल भी हो, ये आपकी दिली ख्वाहिश यही लगती है? ये आपको कैसे पता चला कि मेरी दिली ख्वाहिश ये है? इमरान खान पंजाब में असल तो देखे ना, अगर हम एक तो मैं ये बता दूं कि इलेक्शन का इमरान खान चाहे जेल के अंदर हों या जेल के बाहर हों, अगर उनके सपोर्ट बेस है तो वो इलेक्शन फिर भी जीत सकते हैं। मतलब उस तरह से आई डोंट थिंक सो। पाकिस्तान में बहुत सी मिसालें हैं जिसमें जेल हो भी चुकी थी और फिर भी पॉलिटिकल लीडर्स ने इलेक्शन जीता है। जो बांग्लादेश में मूवमेंट चली थी, मुजीबुर रहमान तो यहाँ जेल में बंद था मियाँ वाली में, हज़ार मील दूर, फिर भी वो उन्होंने मूवमेंट चलाई और सक्सेसफुल मूवमेंट चलाई और आज़ादी हासिल की। तो आई डोंट थिंक सो इसका कोई ताल्लुक है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को टांग दिया था, इससे ज़्यादा और क्या कर सकते। फिर भी पहला मौका आया और इलेक्शन जीत की बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी। 2018 में आई डोंट थिंक सो इन चीज़ों से वो कि उनकी हुकूमत पंजाब में और मरकज़ में नहीं बनी, लेकिन नवाज शरीफ जेल में भी था और नाहल भी था, लेकिन इसके बावजूद उनकी पार्टी बड़ी तगड़ी मुकाबले जेल में था। मरियम नवाज भी जेल में थी, बाद में धक्का मार के नहीं, और सिर्फ वो नहीं था जी, बहुत से लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया। हनीफ अब्बासी को 21 की रात 11 बजे 25 को इलेक्शन थे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तलाल चौधरी को डिस्क्वालीफाई किया, दानिया अजीज़ को डिस्क्वालीफाई किया। तोड़ मरोड़ के दूसरी पार्टीज़, वो जिस तरह वो जो साउथ ऑफ पंजाब के खुसरो फैमिली थी उनको PTI में डलवाया गया। बावजूद इन सब चीज़ों के PMLN ने अच्छे खास सबसे ज़्यादा वोट लिए थे। इनफैक्ट पंजाब में सबसे ज़्यादा सीटें ली थी, नशिस्तें भी ज़्यादा थी। तो पंजाब में आपकी नशिस्तें भी ज़्यादा थी जी। पंजोथा साहब से भी पूछा, पंजोथा साहब आपकी इमरान से मुलाकात हुई है? बिल्कुल जी, 6 मुलाकातें हुई। 6 मुलाकात हुई। आखिरी कब हुई थी? आखिरी कल जी, कल अडियाला में मिल के आए? बिल्कुल जी। तो अडियाला में आने के बाद उनकी कोई मोहब्बत करीब आई है इस्टेब्लिशमेंट के साथ? नहीं, करीब आ गए आप ज़्यादा? नहीं सॉरी, मैं अटक में मिल के आया हूँ, अडियाला में तो आज शिफ्ट हुए हैं। अडियाला में अब आए, अभी अटक में मिल के आए? जी बिल्कुल, कल ही उधर से इधर आया। तो कल आप अटक गए थे मिलने के लिए? बिल्कुल। तो एक इंटरव्यू दिया है मुशाहिद हुसैन साहब ने। मुशाहिद हुसैन साहब कहते हैं कि एक मदर ऑफ ऑल डील्स जो है वो चल रही है वो इमरान खान के लिए। कोई ऐसी मदर ऑफ ऑल डील्स? देखिए, कोई ऐसी डील के हवाले से कोई खबर नहीं है और ये सारी खबरें झूठी हैं। उनसे मेरी बात जो है इस हवाले से हुई है और उन्होंने तमाम खबरों की तरदीद की है। तरदीद की है? जी बिल्कुल। क्या इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त या बिल वास्ता किसी ज़रिए से राब्ते में है? बिल्कुल नहीं है जी। बिल्कुल नहीं। उनकी पार्टी के लोग हैं? बिल्कुल नहीं है जी। नहीं है। सिर्फ इलेक्शन के ऊपर जो है वो ज़रूर बात हुई है, जिससे भी पीपल्स पार्टी से या जिन लोगों से हुई है, अदरवाइज इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता किसके ज़रिए? नहीं है, किसी से नहीं। नहीं। PMLN से किससे राब्ता हुआ? मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि किससे रब्ता हुआ है, लेकिन मेरी इतला तक किसी से रब्ता नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि सियासी लोगों से बात नहीं? देखिए, सियासी लोगों से जो आपने दुरानी साहब से या दीगर, दुरानी साहब ना PMLN है ना पीपल्स पार्टी है। वो ही मैं गुजारिश कर रहा हूँ ना कि दुरानी साहब से दरखास्त PTI ने की थी, क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मुझे PTI ने कहा।
नहीं देखें, बात ये मैं जो आपने जो सवाल किया है ना कि किसी से बातचीत बैकडोर, खान साहब का वाज़ह मौक़िफ़ है कि कोई डील, कोई इस हवाले से जितनी बातें हैं तमाम बातों की, और जो लेटर और माफ़ीनामा वो चलाया गया तमाम ख़बरों की, इन शॉर्ट मैंने आपको बताया कि उन्होंने तरदीद की है। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि अगर पार्टी की तरफ से किसी से बात की जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल जमात इस्लामी से या किसी से, तो सिर्फ़ एक एजेंडा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन और टाइम के ऊपर 90 डेज़ के अंदर, इसके अलावा कोई बात। आप बताइए जी, इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है? जेल में होंगे, नाअहल होंगे, क्या होगा? कानूनी तौर पर तो तोशा खाना केस में तो अभी वो नाअहल हैं, और जिस पर उन्हें सज़ा हुई है, और सज़ा भी है उनके ऊपर, और सज़ा इंटैक्ट है जब तक उसको सेटिस्फाइड नहीं किया जाता, उनकी अपील की समाअत हो के वो नहीं किया जाता। और जहाँ तक बाहर होने का ताल्लुक़ है तो मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब पर कोई ऐसा केस इस वक्त है जिसमें वो गिरफ़्तार हैं। और ये जो अभी साइफ़र वाला केस है, मेरी नज़र में उसमें उनकी ज़मानत बनती है। कोई ऐसा उसमें तोशा खाना वाले में नहीं बनती, और तोशा खाना वाले में तो वैसे ही सज़ा दे, उनकी ज़मानत दे दी अदालत ने। वो जो सज़ा शॉर्ट सेंटेंस के बुनियाद पर आमिर फ़ारूक साहब ने, बेंच ने उनकी ज़मानत ले ली थी, तो वो तोशा खाना में वो ज़मानत पर हैं। तो अभी साइफ़र में वो गिरफ़्तार हैं, साइफ़र में उनकी ज़मानत हो जाएगी। बाकी नैब ने उन्हें गिरफ़्तार करना था, पता नहीं अब इनको पता होगा, वो एक और केस था, वो अलकादर ट्रस्ट वाला। तो अलकादर ट्रस्ट वाले में भी अगर उनकी ज़मानत में, मुझे नैब के नए कानून में सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको छेड़ा नहीं, उनको अनीन को, तो उन कवानीन की रोशनी में आप किसी को गिरफ़्तार बिलअमूम अरेस्ट वारंट ही निकालने की कब निकलती है, जब वो आपके साथ तफ्तीश में ताउन ना कर रहा हो। तो खान साहब पर ये एलिगेशन तो है ही नहीं है, वो प्री अरेस्ट बेल पर थे जब उनके पेश हो रहे थे, तफ्तीश में नैब के सामने भी गए हैं। तो ये जो 3 केस इस वक्त बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं, साइफ़र केस, तोशा खाना में ज़मानत हो चुकी हुई है, तोशा खाना में, लेकिन सज़ा उनके ऊपर अभी है। सज़ा देखिए नाअहली है, नाअहली है, उसका मैंने आपके पहले सवाल का जवाब दिया है कि नाअहली उनकी बरकरार है इलेक्शन। लेकिन जहाँ तक ज़मानत का ताल्लुक, अगर साइफ़र में इनकी ज़मानत हो जाती है तो अलकादर भी उन्हें गिरफ़्तार किया जाएगा अगर करते हैं वो, तो उसमें भी ज़मानत में उनकी कोई रुकावट नहीं है। और आप समझते हैं साइफ़र बेलेबल है? मेरी नज़र में जो साइफ़र पर जो इन पर देखें, साइफ़र में नॉन बेलेबल इमरान खान साहब के हवाले से एक ही चीज़ हो सकती थी, और वो थी साइफ़र में अगर उन्होंने कोड को, जो एक खुफिया कोड है, अगर उसको किसी दूसरे को रिवील किया हो तो उसकी सज़ा है 14 साल कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा डेथ भी हो सकती है, वो प्रोविजन बनती है। लेकिन इमरान खान साहब पर जो मैंने FIR पढ़ी है, देखा है, उसमें ये दफ़ा तो लगी हुई है 5, लेकिन एलिगेशन नहीं है कि उन्होंने कंटेंट्स को रिवील किया है, लोगों को बताया है कि साइफ़र में क्या लिखा हुआ है। कंटेंट्स रिलीव करना और बात होती है, और कोड किसी को बताना, क्योंकि वो कोड भारत पाकिस्तान की एक फॉरेन लैंग्वेज है। तो बुनियादी तौर पर आपका नुक्ता यह है कि इट्स ए बेलेबल ऑफेंस। मेरे 2 साल वाला वो ब्रेक के बाद जवाब दीजिए। तो मेरी नज़र में बेल उनकी हर केस में बनती है, नाअहली उनकी बरकरार रहेगी जब तक वो कन्वेंशन उनकी ख़त्म नहीं होती। नाअहली बरकरार रहेगी जब तक कोई सुपीरियर कोर्ट जो है उसको, हाई कोर्ट वगैरह उसको सेटिस्फाइड नहीं करती। ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं सुहेल रशीद, वो हमारे साथ हैं, और एक मामला नवाज़ शरीफ के हवाले से 2 हमारे वकला साहिबान साथ बैठे हैं, दोनों ने अलहदा राह दी। तो हमने, हमारे ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों मामला के एक्सपर्ट हैं। सुहेल रशीद साहब, नवाज़ शरीफ का मामला 2 मामला के अंदर सज़ाएँ थी, क्या स्टेटस है उनका, थोड़ी सी वजाहत कर दें। और जब वो पाकिस्तान वापस आएंगे तो उस वक्त उनकी हैसियत क्या एक फ्री पर्सन की होगी या जेल जाएंगे? देखिए मलिक साहब, इसमें 2 केसेस थे, एवन फील्ड रेफरेंस और अल अजीजिया। एवन फील्ड की अगर हम बात करें तो ये दुरुस्त है कि उनकी सजा मुअत्तल हुई थी और उसके बाद वो फ्री मैन के तौर पे मौजूद थे, अगरचे उनका जो है वो अपीलें जेर समाअत थी। लेकिन जब अल अजीजिया केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ये अपील फिक्स हुई, तो उसके बाद जब ये सारा मामला जेर बहस आया, तो अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट से स्टेटस ये है कि एवन फील्ड और अल अजीजिया दोनों अपीलें उनकी अदम पैरवी पर खारिज हो चुकी हुई हैं। लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एक गुंजाइश छोड़ी थी कि जब भी वो वापस आएंगे तो अपनी अपीलें अगर बहाल करवाना चाहें तो एक दरखास्त देकर वो अपनी अपीलें बहाल करवा सकते हैं। लेकिन एक और अहम टेक्निकल मामला है अल अजीजिया केस, जिसमें वो उस वक्त जेल में थे और उनकी सजा मुअत्तल हुई और वो बैरून मुल्क गए, तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उस सजा मुअत्तली में तोसी का इख्तियार पंजाब गवर्नमेंट को दिया था कि आप अपनी मेडिकल सर्टिफिकेट्स भिजवाएंगे और पंजाब गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाई होगी तो उसमें एक्सटेंशन देगी। लेकिन उस वक्त की पंजाब गवर्नमेंट, जो कि बुजदार गवर्नमेंट थी, उसने उस पर वो इत्मीनान का इजहार नहीं किया
और उसमें तोसी नहीं दी थी, जिसके बाद उनका जो वो मामला था क्लोज हो गया था। और अब वो दोबारा जब पाकिस्तान लैंड करेंगे तो उनकी हैसियत जब सजा सस्पेंड होने से पहले वाली पोजीशन थी वो बरकरार होगी। हाँ, उसके बाद वो दोबारा पंजाब गवर्नमेंट को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एक और अहम मामला वाजे किया था कि अगर कोई कन्विक्टेड कैदी है तो उसकी सेहत अगर ऐसी है कि जिसमें गवर्नमेंट समझती है पंजाब गवर्नमेंट के ये जेल लेने का काबिल नहीं है, तो जेल की जगह उसको आज़ादी दोबारा दी जा सकती है, सजा मुअत्तल की जा सकती है। ये इख्तियार मौजूद है गवर्नमेंट के पास। तो एक तो ये ऑप्शन वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, अगर वो कह रहे हैं कि लाहौर में वो लैंड करेंगे और वहाँ से इस्लामाबाद हाईकोर्ट सरेंडर के लिए आने तक वहाँ से एक पूरी जमानत लेंगे, तो मेरा ख्याल है ये कानूनी रास्ता उनके पास अवेल करने की तरफ वो जा सकते हैं। उस पर हाईकोर्ट क्या ऑर्डर करती है ये तो हाईकोर्ट की सवाबदीद होगी, लेकिन जब वो लैंड करेंगे तो उनके पास किसी किस्म की भी सस्पेंशन बाकी नहीं होगी। ये एक बड़ा वाजे है, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने उसमें तोसी किसी किस्म की नहीं की थी और उसके बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला था उसकी मुकम्मल इम्प्लीमेंटेशन होकर वो वहाँ पर कंक्लूड हो गया था। इसका मतलब ये है सुहेल कि जब वो लैंड करेंगे लाहौर एयरपोर्ट पे तो पाकिस्तानी सरजमीन पे कदम रखते ही उनकी हैसियत एक कैदी वाली होगी। जी, जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला था उसके बाद उसकी तो तशरीह बज़ाहिर यही बनती है। लेकिन अगर पंजाब हुकूमत को वो एक दरख्वास्त दे देते हैं कि मेडिकल ग्राउंड पे मुझे तो अस्पताल जाना है और ये मेरी सूरत हाल है, और पंजाब हुकूमत उसे मान लेती है, तो उनको अस्पताल भी भिजवाया जा सकता है। देखिए, हमारे कुछ जराए जो हैं उनकी कानूनी टीम में, उनकी जानिब से ये ऑप्शन ज़ेरे गौर भी आया है उनके मुताबिक कि उस फैसले की रोशनी में दोबारा एक दरख्वास्त जो है वो पंजाब गवर्नमेंट से ही की जाए कि हम लैंड तो कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, लेकिन उस वक्त चूँकि एक अपोजिशन थी, गवर्नमेंट जो है वो हमें उस वक्त वैसे भी सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे थे, तो अब हम वापस आ गए हैं, लेकिन जो सेहत वो है उस कंडीशन में नहीं है सेहत की कि जेल में रहा जाए, लिहाजा आप हमारी जो है वो सजा सस्पेंड करें और हम अपनी अपीलों का सामना करेंगे और अपीलों का जो भी हतमी फेट निकलेगा उसके मुताबिक हम फिर मौजूद होंगे कानून का सामना करने के लिए। और मोहसिन नकवी साहब ये गुंजाइश उनके लिए पैदा कर सकते हैं, फिर मोहसिन नकवी साहब से नून लीग वालों को जब भी डाल लेनी चाहिए। देखें, ये एक ऑप्शन है, उसको अवेल करने के लिए फिर वो सवाबदीद पंजाब गवर्नमेंट की होती है। अब निगरान हुकूमत उसमें किस हद तक अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है या नहीं, लेकिन ये सारी बहसें फिर सानवी हो जाएंगी, उसको चैलेंज करने वाले करते रहेंगे। लेकिन अगर पंजाब गवर्नमेंट दे दे उस फैसले की रोशनी में तो फौरी तौर पर पाकिस्तान पहुंचने के बाद उनको एक रेमेडी अवेल कर चुके होंगे वो, और फिर सिर्फ इस सूरत में नवाज शरीफ साहब जो है वो एक आज़ाद शहरी की हैसियत में यहाँ पर पाकिस्तान में आके क्याम कर सकते हैं। सोहेल रशीद, बहुत शुक्रिया आपका। पंजोथा साहब, ये आई है ना सही, अंदर की पूरी खबर आई है। देखिए, गुजारिश ये है कर है पंजाब हुकूमत, मोहसिन नकवी साहब मोहर लगा के रास्ता निकाल। इसमें एक साथ उन्होंने इजाफा भी किया कि वो बाहर से प्रोटेक्टेड बेल भी ले सकते हैं और लाहौर हाई कोर्ट से भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं कि मैं अपनी कंसर्न कोर्ट में जाना चाहता हूँ। जो बात कह रहा था कि उसके साथ क्योंकि अदालत, पाकिस्तान का कानून आपको अदालत के सामने सरेंडर होने में फैसिलिटेट करता है, रोकता नहीं है सर। लेकिन एक भी नज़ीर मौजूद नहीं है 75 सालों में, एक नज़ीर मौजूद नहीं है। और दूसरे नंबर पर देखें, कानून के सामने सरेंडर करने का ऑप्शन, ये सेटल्ड लॉ है पाकिस्तान का कि आप अगर कानून के सामने कोई बंदा सरेंडर करता है तो एब्सकॉन्डर और कन्विक्शन की हैसियत फर्क है सर, ये मद्देनजर रखिए। एब्सकॉन्शंस उसके रास्ते में हायल नहीं होती है। अदालत तो उसे कहेगी भाई कन्विक्शन तो है ना, जाके दरखास्त सरेंडर करने के बाद अदालत की सवाबदीद रहम करम पर होगा, वो अदालत उसकी एब्सकॉन्शंस की दलाइल को मानती है नहीं मानती। मैं बिल्कुल ऐड करना चाहता हूँ जी, 3-4 जो चीज़ें हुई हैं, पहले ज़ुबैर साहब ने जो की उसके भी ऊपर भी करूँगा, और ये जो इस हवाले से है कि एक बहाना बनाने के लिए पहले से तैयारी की जा रही है कि मेडिकली उनको जो है वो दोबारा गुंजाइश हो तो उन्हें इस्तेमाल करने में कैसी गुंजाइश है कि पहले यहाँ से बहाना बनाकर सियासी तौर पर दी गई थी। बाजू मरोड़ा गया था अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर, अकाउंट रिसीवेबल पहले देखिए मेडिकल का बहाना बनाकर बाहर गए और वहाँ पर आपने देखा रेस्टोरेंट में फिर रहे हैं, कभी दुबई आ रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर आप देख लें कि इमरान खान साहब के हवाले से ये जो कह रहे हैं, सजा थी वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन था, वो इंसाफ पर मबनी फैसला नहीं था। ये मैं जहन में रखिएगा। मैं नवाज शरीफ को ये नहीं कह रहा कि यहाँ बंदा मार के गया हुआ है, वो एक सियासी फैसला था। सिर्फ उसको इंतकाम का निशाना इसलिए बनाना था कि उसको इक़्तिदार से बाहर निकालना था, छुट्टी करानी थी। अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर 10,000 दिरहम पे किसी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को दुनिया में नहीं निकाला जाता। और ये देखें ना जी, जो इस वक्त केसेस बनाए गए हैं इमरान खान साहब के ऊपर, 200 के करीब केसेस बनाए गए हैं, ज़्यादातर रोल दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का है, तोशा खाना का भी केस है, कभी अलकादर है, कभी कोई है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे रहनुमा देख लें कि एक मुकदमे में गिरफ्तार होते हैं, फिर दूसरे में उठा ली जाते हैं, फिर 3MP, फिर कोई, ये सारे केसेस बना के, और ये कहते हैं जनाब के हमारा कोई रोल नहीं है कि वो जेल के अंदर है। इमरान खान को लड़ने दिया जाएगा, ये बिल्कुल लड़ने दिया जाना चाहिए। और इनका जो दिल है, होने में फर्क होता है सर। क्या इलेक्शन लड़ने के लिए आज़ादी मिलेगी या जेल में होंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह बाहर आएंगे। और कैसे आएंगे?
देखिए तमाम केसेस में बेल होंगे क्योंकि केसेस बोगस हैं, झूठे हैं। आपने देखा अभी 9 मई वाला भी वाकया, इन्होंने 9 मई का जिक्र नहीं किया। देखिए 9 मई के हवाले से उनकी बेल्स फ़र्क फरीद बलोच साहब कंफर्म कर चुके हैं जो इस्लामाबाद में थी, इसी बुनियाद के ऊपर के रिकॉर्ड के ऊपर कोई शवाहिद नहीं मिले। एक बंदा बिहाइंड द बार है तो कैसे ये कह सकते हैं कि उसने ये जुर्म किया है? कोई एविडेंस नहीं है, उसके पास कोई एक्सेस नहीं है, कैसे उसने फ़ोन किया? दूसरे नंबर पर जो केसेस बनाए गए हैं, ये जो कह रहे हैं कि हमारा दिल है या नहीं है, हमें आपको कैसे पता? क्लियर इनको पता है। जब भी केस कोई अगर फॉर एग्जांपल मर्डर वहाँ पर वकील क्वेटा में होते हैं, फ़ौरन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि ये FIR जो है इमरान खान साहब पे दर्ज की जाएगी। तोशाखाना केस के अंदर हर जगह के ऊपर जो है ये जाकर वकीलों के साथ जत्था लेकर वहाँ पर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते रहे। इलेक्शन कमीशन ने वो केस किया हुआ, इनका अंदर क्या जिसने भी मनसूबा साज ने 200 FIRों की मनसूबाबंदी की है ना, उसने इंतहा से ज़्यादा बेवकूफ़ी का मुजाहरा किया। देखिए मतलब उन केसों में आपने 3-4 केस पहले खोले हुए हैं, तोशाखाना खोला हुआ है, अलकादर खोला हुआ है, तो 200 FIR और काटने की आपको क्या? 3 केस काफ़ी थे जो इनके बनते थे, अलकादर वाला, ये सैफर वाला, अलकादर में भी कौन सा अलकादर में भी देखें कौन से अगर कोई पॉलिटिकल कौन से पैसे अगर माइलेज लेना था तो वो ले सकते। अलकादर में भी देखें कौन से अलकादर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। 450 कनाल जमीन लेकर आप रूहानियत वानियत कोई नहीं बना रहे वहाँ पे। माजरे चाहता हूँ, बुरा ना मानिए, ये गलत काम है। अपने नाम 190 मिलियन पाउंड आया था बरतानिया से। गुजारे ये है कि 190 मिलियन पाउंड किधर पड़ा है आप बताइए? सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट। और सुप्रीम कोर्ट को देने का कानून कहाँ से आया? कैबिनेट का हेड कौन कर रहा था? इमरान खान। तो उसके बाद 16 महीने ये रहे ना, क्यों नहीं लिया? 16 महीने में इन्होंने निकाल के वापस थोड़ा निकालना था। अप्रूवल तो आप लोगों ने 190 सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। और तीसरे नंबर पे ये एक उसका जो डेट की सेटलमेंट थी ना, उसकी फाइन की सेटलमेंट में पे करवाया गया। बेसिकली तो वो जो 400 लेना था, 460 अरब की जगह ये 190 मिलियन पाउंड। हाँ, इसलिए ये कहना कि 190 सुप्रीम कोर्ट में चला गया, भाई वो 190 तो वो 190 पाकिस्तान के खजाने में राहवार की। हाँ, और 400 उधर जाना था। एक जुमला कह ले फिर मैं दूसरे नंबर पे मैं डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से बता दूं, जो नवाज शरीफ साहब की वो सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की हुई है और वो ताहयात है। इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम करके उसको जो है वो उसका फ़ायदा नहीं लिया जा सकता। आइन सुप्रीम है, आइन के मुताबिक अगर तरमीम करनी है तो सबसे पहले आपको 2/3 मेजॉरिटी इस काम के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त देनी पड़ेगी। या तो ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है इसमें अपील का अगर हक उन्होंने अपहोल्ड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने तो इसमें अपील कर सकते हैं। अदरवाइज पार्टी को जाना पड़ेगा कि नया एक्ट बन चुका है, उसके तहत आप हमारी दरखास्त सुनिए और तशरीह करिए इसकी कि ये लाइफ टाइम गलत है। देखें वही गुजारिश कर रहा हूं, ये तो लाइफ टाइम नहीं लिखा हुआ, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के तहत। अगर 50 साल पहले कोई अगर एक मैटर डिसाइड हो चुका है और आज गलत है तो दोबारा दे देते हैं जनाब के ये जो है वो सारे काम की इस्लाह तो नाइंसाफ होनी चाहिए ना। किस तरह जी? वो लाइफ टाइम वाला तो एक गलत फैसला है ना, वो तो दुरुस्त फैसला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, गलत फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुशर्रफ को 3 साल आइन अमेंड करने के लिए दे दिया, फिर इस्लाह की ना, डिसाइड करेगी ना गलत है या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। मैं भी ये कह रहा हूं, वो ऑप्शन अगर लॉ ऑटोमेटिक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। अगर नहीं है तो नहीं जाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक नहीं है वो। जुबैर साहब इस वक्त दोनों बड़े जो लीडर्स हैं, ये देखें दोनों का एक पाकिस्तान की सियासत में एक अलमिया भी है। नवाज शरीफ ने जेल गुजारी भी और अभी इम्कान ये है कि हो सकता है दोबारा अंदर जाना पड़े, फिर ज़मानत की दरख्वास्त दायर करें, और नाहल भी हैं अभी फ़िलहाल, और इमरान खान के ऊपर जेल भी है और पॉसिबली अभी उनकी नाहली की एक ऑर्डर तो आया हुआ है तोशाखाना में, बाकी मुकदमात भी चल रहे हैं। तो एक इलेक्शन में एक नाहल और जेल था तो दूसरे में इम्कान मौजूद है कि दूसरा नाहल और जेल में, और दोनों भी हो सकते हैं। ये भी रूल आउट ना करिए कि दोनों की इजाज़त भी मिल जाए। ये अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का, और ये आज की बात नहीं है, शुरू से ऐसा चला आ रहा है। इफ़ यू आर ऑन द रॉन्ग साइड तो फिर जाहिर है तमाम आपको भुगतना पड़ते हैं केसेस और सज़ाएँ। मियाँ नवाज शरीफ का जो आपने जिक्र किया था, जहाँ से शुरू हुआ था डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से, अगर आप उसके केस पर जाएं, वो जो JIT बनी थी और उसने जो जिस तरह से वो सारा मुकदमा करना शुरू किया था, और बाद में जाके जब फैसला आया है तो वो तो उसको खुद उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि ये केस कोई बनता ही नहीं था। वहाँ बात हो रही थी एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की, मनी लॉन्ड्रिंग की, टैक्स एवेजन की, किकबैक्स की, कमीशन लेने की, करप्शन की, और पता नहीं क्या क्या, नॉन डिक्लेरेशन की, और पता चला कि जी वो जो एक रिसीवेबल था उसको नहीं शो किया था। और मैं नदीम, आपने कहा कि उस पर प्राइम मिनिस्टर को फॉर लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन, मैं सारी उम्र फाइनेंस में काम करता रहा हूँ, ऐसी चीज़ को इग्नोर करने पर एक अकाउंटेंट को आप ट्रांसफ़र भी नहीं करते हैं। डिमोशन में निकालना तो नौकरी से दूसरी बात है, बिकॉज ये इंडिविजुअल की अकाउंटिंग होती ही अलग है। कंपनी की अकाउंटिंग में एक्रूअल बेसिस पर होता है, इसमें तो कैश बेसिस पर होता है। तभी तो उन्होंने रेफरेंस दिया था ब्लैक लॉ डिक्शनरी का, इंग्लैंड की। इधर के टैक्स लॉज की
कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई थी। ये नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जी पाकिस्तान के जो टैक्स लॉज है उसकी खिलाफ वर्जी की है बाय नॉन डिक्लेरेशन। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने बैठ के फैसला किया था। जुबैर साहब, ये भी तो कमाल है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के 5 जज ये महसूस करते हैं कि 10,000 का अकाउंट, तो उनको पकड़ा दिया होगा ना, ये फैसला सुनाना है, वो डर के उन्होंने सुना दिया। किसके डर के सर? सर उनको बताया गया होगा ना कि ये आप इस पर फैसला दें, जब उन्होंने बताया होगा कि इनका कोई निकलता नहीं है जिस पर हम डिस्क्वालीफाई करें। जुबैर साहब, किसने बताया होगा? उस वक्त की जो कुव्वतें थी, मतलब आपको भी पता है, हमें भी पता किसने बताया होगा। मुझे तो नहीं पता, मैं तो समझता था नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर वही ये कहते हैं। आप बहुत मासूम है। उस वक्त जनरल बाजवा थे, अपने वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात के ऊपर खुद ही हंस रहे हैं। तो आपके ख्याल में कौन कुव्वत था सर? नहीं, इख्तियारात पर हमारे वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात नहीं थे कि वो फैसला सुनाए, वो तो जजेस ने फैसला सुनाना था। हमने तो नहीं फैसला खुद अपनी मर्जी से सुनाना था। कौन था? कहने का मतलब ये है कि कुव्वत ने पैगाम दिया था कि नवाज शरीफ को नायब करार दे दिया जाए, जिसके साथ इन्होंने 16 माह हुकूमत की है। जी सर, जनरल बाजवा थे ना आर्मी चीफ, जनरल बाजवा थे आर्मी चीफ, और ये प्रोजेक्ट 2011 में लॉन्च किया था जनरल शुजा पाशा और उस वक्त जनरल क्यानी वगैरह होते थे कि जजों को पैगाम किसने दिया था? आपके ख्याल में जनरल बाजवा ने पैगाम दिया था? मुझे मतलब 100% तो नहीं पता, बट यकीन के साथ मैं काफ़ी कह सकता हूँ कि उन्हीं के दबाव में आके दिया था। और अगर उनके दबाव में आके नहीं दिया था तो फिर तो उससे भी ज़्यादा ख़राब चीज़ है कि वो जो जस्टिस नसीम हसन शाह ने बताया था ना भुट्टो साहब के केस में कि जी दबाव में आके हमने ये फैसला दिया था। तो अगर आपके पास दबाव भी कुछ नहीं है तो फिर आप किस सिलसिले में? तो अगर जनरल बाजवा ना हो तो फिर कौन था? फैज साहब का नाम नहीं, वही होंगे ना, और कौन? और तो किसी का दबाव मेरा ख्याल है बाकी सबके सामने तो शेर होते हैं, कोई पार्लियामेंट का मेंबर हो या कोई और हो। कमाल है, आपने अपने सबसे पसंदीदा जो आपके साथी थे, दोस्त थे, जनरल फैज, उनका नाम ही नहीं लिया आपने। नहीं, अच्छा मैं सॉरी, मैं उस हिसाब से मैं कह रहा था जनरल बाजवा जनरल फैज थे जो कि उस सिचुएशन में थे जो दबाव डालने में सबसे आगे होंगे, क्योंकि डॉन लीग्स पहले बनाया गया था। डॉन लीग्स में कोई कमाल है वैसे जुबैर साहब, मतलब उसमें आपने आप अभी शको शुबे का इजहार कर रहे हैं कि वो शायद आगे होंगे, मतलब नवाज। नहीं, मैं कन्विंस्ड हूं, बट अगर आप मेरे बाद भाग क्या एक्चुअली नहीं बयान नहीं दिया मैं। अच्छा मैं वो क्लैरिफाई कर दूं, मैं यकीन के साथ कहता हूं, लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे कि वो डॉक्यूमेंट पेश करें तो वो मेरे पास नहीं है, बट 2+2 करके देखें तो आप ये तो बताएं कि हमें यकीन है, आप ये तो बताएं कि हमें यकीन है। आप खुद भी शक का इजहार कर रहे हैं, तो मैं कैसे यकीन करूं आपकी बात? नहीं, मुझे 100% यकीन है। मैंने आपको क्लैरिफाई भी कर दिया, मैंने कहा मुझे 100% यकीन है, 100% से भी ज्यादा यकीन। तो आप ये बताएं, उन पर दबाव नवाज शरीफ ने एक बयानिया बनाया है जिसके ऊपर वो नवाज शरीफ खड़े होने की पोजीशन में नहीं है। उन्होंने कह दिया है कि जनरल बाजवा का एहतसाब होना चाहिए, कुटहरे में इंसाफ खिलाना चाहिए। बैक ट्रैक कर गई आपकी पूरी पार्टी। फौरी तौर पर शहबाज शरीफ ने समझाया बड़े भाई साहब को कि इस बयानिए के साथ इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो फिर तो आप उनको अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते। अगर आपको यकीन है 100% जनरल बाजवा थे इसके पीछे, तो आप अकाउंटेबिलिटी भी नहीं कर सकते। नहीं नदीम, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, पाकिस्तान का हिस्ट्री और तमाम चीज़ों को ग्राउंड रियलिटी को रख के आगे बात की जाती है। जनरल मुशर्रफ का हमने एहतसाब शुरू किया था, वो बड़ा डेयरिंग एक चीज़ थी। पहली दफ़ा किसी फॉर्मर आर्मी चीफ की ट्रायल हो रहा था, और वो जो उन्होंने नवंबर 2007 का एक्शन था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में खुद कहा था। आपके ख्याल में जनरल मुशर्रफ वाला तजर्बा सामने रखते हुए अब आप जनरल बाजवा का एहतसाब नहीं कर सकते? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो हमारे पास एक बैकग्राउंड भी है, एक तजर्बा भी है कि हमने, और उसके बाद जनरल मुशर्रफ को सजा भी हो गई, और उस वक्त पीटीआई वालों ने किस तरह से उनको बचा के दोबारा मैं सवाल दोहरा लूं, जनरल मुशर्रफ वाले तजर्बे के बाद अब आप जनरल बाजवा का एहतसाब नहीं कर सकते, उस तजर्बे में दोबारा नहीं जा सकते? मेरा ख्याल है हर इदारे को अपने इंटरनल, हमें तो यही बताया जाता है कि इंटरनल मैकेनिज्म होता है बैक ट्रैकिंग। जुबैर साहब, बैक ट्रैकिंग इसे कहते हैं कि बैक ट्रैक कर गए, यू टर्न ले लिया सर, इसको जुबैर साहब कहते हैं यू टर्न मार दिया। नहीं, यू टर्न नहीं, आप फिक्र नहीं करें, इंसाफ ये होगा। थोड़ा यू टर्न है सर, ये 180 डिग्री का टर्न है सर। कमाल है, आपने वैसे कमाल का टर्न मारा सर। ये बयानिया आपका खड़ा होने से पहले ही मुनदम हो गया सर। नहीं, ये ऐसा देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक तो आवाज़ आपकी तरफ से भी आनी चाहिए, आप क्या डिमांड कर रहे हैं। एक सोसाइटी में मेन प्लेयर्स जो हैं, जुडिशरी है,
फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, फिर मीडिया है, इसको डिबेट का हिस्सा हमने बना दिया। आप हमारी बात सुनवाएं लोगों को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप हम कल को गायब हो जाएंगे और आपने हमारे लिए आवाज़ भी नहीं उठानी। आप जर्नलिस्टों को मरवाएंगे, खुद आपने कुछ नहीं करना, खुद नाम भी नहीं लेते। इमरान शफीक साहब, मुझे लगता है कि मुशर्रफ वाले तजर्बे के बाद जो पैगाम कह रहे हैं शहबाज शरीफ के जरिए, हम जरूर वो बयानिया फारिग हो गया। मैं तो थोड़ा सा ये सोच रहा था कि जुबैर साहब ये आर्गूमेंट देंगे कि जनरल मुशर्रफ साहब को सज़ा हुई, वो पाकिस्तान से बाहर थे और बाहर बैठे बैठे यहाँ वो आए भी नहीं, अदालतों के एब्सकॉन्डर भी थे और उनकी सज़ा भी ख़त्म होगी और वो केस अदालत ही ख़त्म होगी। अदालत की तश्कील ही गैर कानूनी और करार किसने गैर मैंने यही कहा था भाई, हाई कोर्ट। कौन जज साहब थे? लाहौर हाई कोर्ट जज साहब कौन? मज़ाहिर नकवी साहब। मैं ये आपसे पूछना चाहता था और मुनीर साहब। क्लोजिंग रिमार्क्स ले लें ज़रा, पंजोथा साहब से भी ले लें। पंजोथा साहब, यहाँ पे कोई होगा प्रोसेस अकाउंटेबिलिटी का? शायद की ख्वाहिश होगी कि ये करें, इनकी दोबारा लड़ाई हो आपस में, गुत्थम गुत्था और आपको मौका मिल जाए, लेकिन इट इज़ नॉट डूएबल इन पाकिस्तान। देखिए, मेरी तो बड़ा वाज़ेह इसके ऊपर मौक़िफ़ है कि जितने इदारे हैं, तमाम इदारों को मेरिट के ऊपर जो है वो काम करना चाहिए और किसी को भी बेगुनाह सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। और अगर जिसने मुल्क का पैसा लूटा है, बाहर उसने भिजवाया है, करप्शन किया है, बाहर जाकर उन्होंने यहाँ इशू ये है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ऊपर तो वो जरूर किया था कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है, तो इन लोगों का एहतसाब होना चाहिए। जी बिल्कुल, ज़रूर उनका पैसों का इशू नहीं था, उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा था पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई थी उनकी हुकूमत गिराने में। देखें, पॉलिटिकली तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर आपके ख्याल में नवाज शरीफ की हुकूमत वज़ीर आज़म बनने से पहले या जब से ये इक़्तिदार में उससे पहले ये कैसे कह सकते हैं? 126 दिन धरने में इसलिए बैठे थे। टाइम खत्म हो गया, डिस्कस करेंगे दोबारा आपसे। नहीं, पंजोथा साहब, इमरान शफीक साहब और मोहम्मद ज़ुबैर साहब, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।